गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं। जो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द ब्रीथिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि आप लोग को ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या होता है। इट इज़ ए मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि इसमें कोई भी एनर्जी ना तो प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। तो चलिए बोल रहा है कि एक्सप्लेन द ब्रीथिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स व्हेन द लंग्स इनहेल, यानी कि हम लोग एक्चुअली जो हमारा मेन ऑर्गेनिज्म है इनहेलेशन का, जिसको हम लोग उसको रिजर्वायर भी बोलते हैं, यानी कि उसको बेयर हाउस भी बोलते हैं। तो हमारे बॉडी का बेयर हाउस क्या होता है, लंग्स होते हैं। यानी कि जो प्योर एयर रहते हैं वह भी लंग्स में जाके स्टोर होते हैं, और इम्प्योर एयर रहते हैं वह भी लंग्स में जाके ही स्टोर होते हैं। अगर हमारा पहला क्वेश्चन को आप देखोगे तो हमने पूरा डिटेल में लंग्स का फिगर बना दिया है, तो वहाँ से भी आप कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ मैकेनिज्म के बारे में बताना है कि एक्चुअली हमारे लंग्स में एयर कैसे जाता है और लंग्स एयर कैसे बाहर आता है। तो दिल्ली आइए देखते हैं। व्हेन द लंग्स इनहेल द डायफ्रेम, यानी कि डायफ्रेम जो आप देख रहे थे, जो हमने फिगर बनाया था जो इस तरह का था, ये क्या होता है कि कंपैक्ट होते हैं, यानी कि ये सिकुड़ता है। तो सिकुड़ने के कारण इसमें क्या होता है कि ये नीचे की ओर जाते हैं। तो हमारा लंग्स का जो एरिया होते हैं मूव करने के ज़्यादा होते हैं, तो हमारा लंग्स क्या करता है, एक्सपैंड करते हैं। तो वही बोल रहा है कि व्हेन द लंग्स इनहेल द डायफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल्स डाउनवर्ड एट द सेम टाइम। उसी समय हमारा क्या होता है, जैसे देखिए, अगर वो पहला फिगर मेरा देखिएगा जो हम लोगों ने ड्राइंग किया है, उसमें क्या होता है कि हमारा इसमें दो मैकेनिज्म होते हैं। लंग्स का एक्सपेंशन का एरिया दो, एक रिब केज होते हैं, यानी कि लंग्स किसके अंदर होता है, एक्चुअली वो रिब केज में होता है। तो रिब केज एक्सपैंड करेगा और डायफ्रेम हो जाएंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो हमारा ज़्यादा, तो लंग्स के लिए जितना ज़्यादा स्पेस मिलेगा उतना ज़्यादा एयर उसमें क्या हो जाएंगे, फिल होंगे। तो यही बोल रहा है कि एट द सेम टाइम द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल्स अपवर्ड, यानी कि जो रिब का मसल होता है अपवर्ड पुल करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा। रिब केज में एक्चुअली एक्सपेंशन होता है और डायफ्रेम में एक्चुअली कंपैक्शन होता है। कंपैक्शन होता है जिसके कारण एक बड़ा एरिया मिलते हैं, और बड़ा एरिया मिलने के कारण हमारा लंग्स का एक्सपेंशन भी ज़्यादा होता है और एयर फिल भी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो द इंक्रीजेज द साइज ऑफ द थ्री कैविटी थ्योरेसिस कैविटी एंड डिक्रीजेज द प्रेशर इनसाइड, और लंग्स के अंदर का प्रेशर घट जाएगा और बाहर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एयर अंदर की ओर जाएंगे। एज ए रिजल्ट एयर रसेज इन एंड फिल द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन प्रोसेस द डायफ्रेम रिलैक्सेज। अब क्या हो गया कि अब डायफ्रेम है जो ऊपर की ओर मूव करेगा और हमारा रीब केज क्या हो जाएंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि लंग्स को फैलने का स्पेस घट जाएंगे और लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस के कारण अब हमारे जो लंग्स में इम्प्योर एयर हैं वो हाई प्रेशर के कारण वो लंग्स से बाहर निकल जाएंगे। तो यानी कि हम ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। और ब्रीथिंग में आपको, ब्रीथिंग में जो लंग्स को सपोर्ट करता है वो एक होता है रिब केज और दूसरा होता है डायफ्रेम, जो दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, और ये पहला फिगर में आप इसको कंप्लीटली देख भी सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का तीसरा प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का तीसरा प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें बताना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कोई सांस लेगा यानी कि रेस्पायर करेगा तो उसको हम लोग एरोबिक बोलते हैं। द फूड इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इट। एरोबिक में क्या होता है कि इसमें फूड जो होते हैं वो कम्प्लीटली ब्रोकन हो जाते हैं, और ब्रोकन होके क्या प्रोड्यूस करता है, तो मालूम है ब्रोकन होके आपको प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी, जो एटीपी के फॉर्म होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जो आपको मालूम है, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट।
उसके बाद होता है द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एंड प्रोडक्ट होते हैं। कहने का मतलब है कि ग्लूकोज का जब कंबशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें तीन चीज प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है एटीपी, और सिर्फ एटीपी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसी का ही हमारा सेल खाली यूज करता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एक बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो रेस्पिरेशन के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इन इट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट प्रोड्यूसेस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि इसमें कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। अब देख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। द फूड पार्सली ब्रोकन डाउन इन, और चूंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होते हैं इसीलिए उनको उतना एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो फूड का वहाँ पर जो डाइजेशन होते हैं यानी कि ब्रोकन डाउन ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पार्शियली होता है। द एंड प्रोडक्ट इज इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, और जैसे आप देख रहे थे एरोबिक में ग्लूकोज जो टूटता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर वेपर में और एटीपी के फॉर्म में हो जाते हैं। लेकिन एनारोबिक में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होते हैं वो दो पार्ट में टूट जाते हैं। एक होता है अल्कोहल, दूसरा होता है एसिटिक एसिड, और तीसरा होते हैं एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलता है। लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं मात्र कितना प्रोड्यूस होता है, 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि अब पहले ऑलरेडी हम बता चुके थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सो दे नीड मोर एनर्जी, दैट्स व्हाई इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट चूंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन सिंगल सेल या फ्यू सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है इसलिए उनको उतना एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता है, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति अनुपस्थिति में भी ये रेस्पायर कर लेते हैं, तो इसका 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस 19 टाइम्स मोर एनर्जी दैन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। उसमें दूसरा में जो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, ऑलरेडी हम बता चुके थे कि रेस्पिरेशन कहने का मतलब ये होता है कि रेस्पिरेशन वेयर एक्चुअली ऑक्सीजन आर कंज्यूम, जहाँ पर ऑक्सीजन कंज्यूम होते हैं उसी को हम लोग रेस्पिरेशन होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है अल्टीमेटली वो हमारे बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम लोग सेल बोलते हैं वहाँ पर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन को हम जाके लंग्स में स्टोर करते हैं और फिर जो हमारा सेल से कार्बन डाइऑक्साइड भी जाके फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी किस में जाके स्टोर होता है, लंग्स में स्टोर होते हैं और फिर हम उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो इसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। चूंकि ये सेल में होता है इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। ब्रीथिंग इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, अभी ऑलरेडी बताए थे कि इसमें किसी तरह का एनर्जी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि केमिकल में क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपस में मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, जो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट होते हैं उसे वो कम्प्लीटली क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस विद इन द सेल, ये सेल के अंदर होता है। देयर इज ए ग्रेजुअल एंड स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी। चूंकि देखिए आप खाना खाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं होते हैं। आप खाना खा लेते हैं उसको डाइजेस्ट में टाइम लगते हैं और वो धीरे धीरे हमारे सेल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे एनर्जी भी प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो चूंकि आप देखिए एक दिन खाना खा लिए, अगर किसी दिन खाना नहीं खाएंगे फिर भी आप जिंदा रहते हैं, क्योंकि हमारे सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं वो ग्रेजुअली होती हैं। ऐसा नहीं कि जैसे पटाखा आप फोड़ते हैं तो एक साथ एनर्जी रिलीज होता है, उसका कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, वो एनर्जी बहुत धीरे धीरे प्रोड्यूस होता है और हमारा सेल उसको यूटिलाइज करता है। देयर इज ए ग्रेजुअल एनर्जी। अब कह रहा है सेलुलर रेस्पिरेटरी एंजाइम आर इन्वॉल्व,
और इस प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपको बता देते हैं, जब आप स्लीपिंग मोड में होते हैं यानी कि आप सो रहे होते हैं, तो उस समय हमारा जो पल्स रेट होता है बहुत कम होता है। आप सोचिए, मान लीजिए आपने किसी स्नोक के देखा और एकदम भागना शुरू कर दिया डर के मारे, स्कार्सली, तो फियर के मारे आप भागना शुरू किया, तो उससे हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। तो ये पल्स रेट ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ते हैं, बल्कि उसमें बहुत सारे एंजाइम रिलीज करते हैं, जिससे हमारा पल्स रेट क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी कि जो सेलुलर रेस्पायरेशन होते हैं, इसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो ब्रीथिंग होता है, तो आपको ऑलरेडी हम बता दिए थे, फिजिकल प्रोसेस है, तो इसमें किसी भी तरह का केमिकल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इसमें कोई तरह का एंजाइम नहीं करता है। तो कहने का मतलब ब्रीथिंग क्या होता है, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर ही होता है। देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी, इसमें किसी तरह का एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होते हैं। एंजाइम आर नॉट इन्वॉल्व, और इसमें किसी तरह का एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। तो आप एक सवाल है यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि अगर फिजिकल प्रोसेस है, मान लें कि ये गैस हमारा लंग्स सिर्फ ऑक्सीजन को स्टोर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोर करता है, चूंकि एक्सपेल आउट करने के लिए, तो इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होता है कि नहीं? ऑफकोर्स इस प्रोसेस में भी एनर्जी कंज्यूम होते हैं, लेकिन किसी तरह का एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल आप सीख सकते हैं, जैसे अगर आप मान लें कि कोई 10 केजी का बक्सा अपने माथा पर रखे रहेंगे, आप एक जगह से हिलेंगे नहीं, तो लॉ ऑफ फिजिक्स के अनुसार आप कोई भी काम नहीं कर रहे, लेकिन आप टायर्ड हुए, लेकिन आप थक जाइएगा, इसका मतलब आपका शरीर का एनर्जी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो सेम यहाँ पर भी हो रहा है, इसमें किसी तरह का एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा लंग्स एक्सपैंड करता है, कंपैक्ट होते हैं, हमारा जो रीब के जो होते हैं वह भी कंपैक्ट होते हैं, एक्सपैंड होता है, हमारा डायफ्रेम भी एक्सपैंड होता है और कंपैक्ट होते हैं, मूव अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करता है। तो ये सारे प्रोसेस में हमें एनर्जी होता है, एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है। इसीलिए ब्रीथिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन इसमें एनर्जी तो कंज्यूम होते हैं, लेकिन इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये मेरा तीसरा क्वेश्चन का आंसर था। हम इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन।